Hi guys, welcome back to another video. So this is going to be a ownership review of my Innova Crysta 2.4 liter diesel manual. कार इज़ itself in first gear. Now इसमें इतनी टॉर्क है कि ये अपने आप ये पूरा पोर्शन खुद आराम से चढ़ जाएगी विदाउट एनी इनपुट ऑफ एक्सेलरेशन. सी ये नॉइज़. भाई तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कार अभी चली कितनी है. क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इसका फुटरेस्ट लग जाएगा या फिर इसका बम्पर लग जाता है कहीं ना कहीं. जैसे मैं आपको आगे से दिखाऊं कि इसका बम्पर ऑलरेडी बहुत बार कहीं से लग चुका है. ये देखो यहाँ पे आगे से लग जाता है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है बम्पर, यहाँ नीचे बम्पर लगा हुआ है, ये यहाँ से भी इसका बाहर आ गया है. सो दिस इज़ आवर ओडोमीटर रीडिंग ऑफ माइलेज इन 86,000 किलोमीटर्स पे. इसमें 21,000 का सर्विसिंग कॉस्ट आई है. उसके बाद हमने 92,000 पे जो इसकी 90,000 किलोमीटर ये रहा इसका ओडोमीटर रीडिंग 92,000. सो अभी रिसेंटली इसका क्लच वेयर हो गया था पूरा 1,12,000 के आसपास. इस पे आप देख सकते हो कि इसकी 1,10,000 की सर्विस इंस्पेक्शन हुई है. क्लच असेंबली डली है पूरी. फ्रंट डिस्क जो है उसकी ग्राइंडिंग हुई थी क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा घिस गई थी. फ्रंट के ब्रेक पैड डले हैं और बाकी थोड़ा वही विंड वॉशर फ्लूइड ग्रीस एट्सेट्रा मिलाकर तो उसका टोटल बिल अगर मैं आपको सुनाऊं. एंड आई एम गोना पुट इट इन पावर मोड. फर्स्ट गियर, ट्रैक्शन कंट्रोल इज टर्न्ड ऑफ एंड 1 2 3 0 to 100 done. Hi guys, welcome back to another video. Today we are in a different car. This is my Innova Crysta 2.4 manual transmission. मैं यहाँ थोड़ा अपने रिलेटिव्स के घर सामान छोड़ने आया था and this is a very narrow space. तो हम थोड़ा यहाँ से कार को बाहर निकाल लेते हैं and after that I'll just start with this new video which includes the ownership experience of my Innova Crysta 2.4 manual transmission. इस रोड की विड्थ पूरी कार के ऑलमोस्ट बराबर ही है. This car is very soft as compared to Thar, I believe. इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है और थार का सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है. तो ऐसे रोड्स पे अगर मैं थार को लेके आऊँ तो काफ़ी मूवमेंट होती है कार में, पर इनोवा में वो इतनी फील नहीं होती बिकॉज रीज़न बीइंग कि सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है. एंड दिस कार इज़ हैज़ अ डीजल इंजन ऑफ 2,400 cc, दैट इज़ 2.4 लीटर. बट दिस कार इज़ इसको जब आप पुल करते हो ना तो यू फील दैट यू आर नॉट सिटिंग इन एन MPV. यू फील दैट यू आर सिटिंग इन अ sedan which has a lot of power. Okay, we have to take a right. See, this car pulls like crazy. इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं आता है तो मैनुअली आपको एनालॉग वो डायल्स देख के ही आपको आपकी स्पीड देखनी पड़ती है. This is in normal mode. If I put it in power mode then it will तब तो ये और ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती है थोड़ी. तो इसको मैं नॉर्मल मोड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चलाना.
हाईवे पे मैं थोड़ा पावर मोड में कभी कभी वंस इन अ वाइल यूज़ करता हूँ, नहीं तो नॉर्मल मोड या फिर सिटी में इको मोड पे। बट नॉर्मल मोड इज़ परफेक्ट फॉर दिस कार। गुड अमाउंट ऑफ पावर, डिसेंट पुल, सस्पेंशन तो इसको आपको पता ही है काफ़ी सॉफ्ट है, पावर भी काफ़ी क्रेज़ी है। Continental GT, crazy bike, crazy amount of power in this bike. I'll just wait for him to pass. So I'm gonna take the same road जो हमने थार वाली वीडियो में कवर किया था, बट दिस टाइम आई एम डूइंग द ऑपोजिट रन। हाईवे से बाद में हम सिंगल रोड पे जाके आई एम गोइंग टू द सेम लोकेशन। हाईवे पे इस कार की परफॉर्मेंस काफ़ी क्रेजी है। सबको पता है कि ये कार कितनी कंफर्टेबल है। आपको कितनी भी लॉन्ग जर्नी करनी हो, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर्स, यू कैन ईजिली कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इन दिस कार एंड you're not going to feel कि आप थक चुके हो या आपको फटीग नहीं होगा। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट आता है, यहाँ पे भी एक आर्मरेस्ट आता है, बट लाइक इसकी लोकेशन इज़ अ बिट वियर्ड, ढंग से सेट नहीं हो पाता है यहाँ पे। आई थिंक अगर ये वो सीट के साथ वाले आर्मरेस्ट देते तो ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, और ये लाइट्स जो है ये आफ्टर मार्केट है, ये कार के साथ नहीं आती है। Crazy amount of power. Handling is also very crazy in this car. आप इसको जितना भी ज़्यादा भगाओगे आपको ऐसा लगेगा कार उतनी स्टेबल और प्लांटेड हो चुकी है रोड के साथ। बट हाँ, इस कार पे सिर्फ 5 गियर्स है। इसका ये मिट चुका है ऊपर से गियर नॉब के ऊपर के इंडिकेटर्स। दिस कार ओनली हैज़ 5 गियर्स, नॉट 6 गियर्स एज़ कम्पेयर टू थार में 6 गियर्स आते हैं। ब्रेकिंग ऑल्सो इस कार की ब्रेकिंग भी काफ़ी बेटर एज़ कम्पेयर टू थार, बट स्टिल इस कार में भी आपको फ्रंट ही डिस्क ब्रेक्स मिलती है। बैक ब्रेक्स जो है, रेयर ब्रेक्स, वो ड्रम ब्रेक्स ही है। एंड इस कार का प्राइस जब हमने ये ली थी वो अराउंड 22-23 lakhs फॉर दिस डीजल मैनुअल ZX वेरिएंट है। ये टॉप मॉडल है मैनुअल में। तो उस प्राइस पॉइंट पे भी 4-5 साल पहले आपको रेयर डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती हैं कई कार में तो। बट आजकल किया की कंपनी, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, सोनेट सेल्टॉस में आपको मिलती हैं। ऑन द हाईवे इट इज़ प्रीटी अमेजिंग।
right from here. बहुत जगह है, ले लो। स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। थार का स्टीयरिंग थोड़ा स्लो स्पीड में थोड़ा डेड फील होता है, और उसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी मतलब बड़ा है बिकॉज ऑफ द वाइडर टायर्स। इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी छोटा है और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी ईजी है। बट इसमें ये इशू है कि इसका बोनट आपको आगे नहीं दिखता है, तो आपको सिर्फ रैंडमली जजमेंट लगानी पड़ती है अपनी पर्सनल कि कितना डिस्टेंस है आगे मेंटेन। और एक अलग वियर्ड सा इशू इसमें जो अभी शुरू हो गया, वो इसकी जो राइट फ्रंट ब्रेक्स है उसमें से एक वियर्ड नॉइज़ आ रहा है बार बार ब्रेक लगाने पे, जबकि इसकी सर्विस अभी लाइक 500 या 1000 किलोमीटर पहले ही इसकी सर्विस हुई है। आई डोंट नो आप उसको हेयर कर पाओगे कि नहीं, बट जब मैं ब्रेक करूँगा तो एक वियर्ड सा नॉइज़ आता है आगे ब्रेक पैड से। सी ये नॉइज़, लेट मी जस्ट एंगेज पावर मोड, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये कितनी क्रेजी हो जाती है पावर मोड में। सो आई एम इन थर्ड गियर, दिस इज़ माई पावर मोड में ना इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है ज़्यादा आई थिंक, और ब्रेक्स तो ऑलमोस्ट वैसी की वैसी ही रहती है, बस जो आपकी इनपुट है ना एक्सेलरेशन की वो थोड़ा जल्दी हिट करती है। लाइक नॉर्मल मोड में आप पेडल दबाओगे, फिर एक सम मिली सेकेंड्स या जो भी सेकंड का लैग होता है उसके बाद कार पुल करती है, बट पावर मोड में वो इंस्टेंट जैसे आप पेडल दबाओगे वो इंस्टेंटली पुल करती है। यार कोई इंडिकेटर नहीं है, बीच सड़क में ब्रेक मार लो। सी पावर मोड में, अभी ये पावर मोड में है, इट पुल्स लाइक क्रेजी इन पावर मोड। a very fun to drive car. The acceleration is crazy. Obviously अगर आप किसी अदर MPV से कंपेयर करोगे तो
उस हिसाब से आई थिंक दिस इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। हाँ, थोड़ा ओवर प्राइज्ड है एज राइट नाउ, बट 5-6 साल पहले के हिसाब से जिस वैल्यू में आपको ये मिलती थी और जो रिलायबिलिटी टोयोटा ऑफ़र करती है उसके हिसाब से तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ही है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ से टर्न लिया था और थार एक बार में नहीं मुड़ी थी। सो लेट्स जस्ट सी कि इनोवा एक बार में यहाँ से मुड़ पाएगी कि नहीं। सी इनोवा यहाँ से एक बार में ही मुड़ जाती है, जबकि थार इनोवा से काफ़ी छोटी है। सो उससे आपको पता लग गया होगा कि उसका टर्निंग रेडियस कितना बड़ा है बिकॉज ऑफ द वाइडर टायर्स। And this feels planted to the road more as compared to the Thar. I mean, you can push it around the corners and आपको ऐसा ज़्यादा body roll feel नहीं होगा। इसके थर्ड गियर में भी काफ़ी पावर है, लाइक मेरे को फोर्थ तो चलो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्ड में भी ये काफ़ी ज़्यादा ठीक भागती है। भाई या तो इतनी स्पीड में आओ मत। ठीक है, थैंक यू। See, I honked, but that guy didn't honk. अगर वो हॉन्क करता तो मुझे पता लग जाता कि वो आ रहा है आगे से। मैंने हॉन्क किया था ताकि उसे पता लग जाए कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो स्लो नहीं हुआ। So always honk on turns and always keep your foot on the brake on turns because you never know कि आगे क्या होगा, कौन होगा। And always drive उतनी ही स्पीड पे जितनी आप कंट्रोल कर सको, चाहे आप अकेले हो, चाहे आपके साथ 4 लोग बैठे हो, या फिर चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो। आई थिंक यू शुड ऑलवेज ड्राइव उतनी ही स्पीड में जितनी आप कंट्रोल कर पाओ खुद कार को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे ज़्यादा कि अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे कार की स्पीड को, या आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, तो फिर इट वोंट मेक एनी सेंस कि आप इतनी स्पीड में भगा रहे हो। ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ। आपको ऊपर अप स्लोप दिख रही होगी कि हम वहाँ पे गए थे लास्ट टाइम थार में। सो दिस कार हैज़
a good amount of torque. तो अब हम क्या करेंगे, हमें अप स्लोप ही जाना है वैसे तो मैं इस कार को अभी मैंने जैसे फर्स्ट गियर में लगा दिया है. माई फुट इज़ ऑन द क्लच एंड माई राइट फुट इज़ ऑन द ब्रेक एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज द क्लच एज यू कैन सी एंड दिस कार इज़ इटसेल्फ इन फर्स्ट गियर. नाउ इसमें इतनी टॉर्क है कि ये अपने आप ये पूरा पोर्शन खुद आराम से चढ़ जाएगी विदाउट एनी इनपुट ऑफ एक्सेलरेशन. सी, और ये काफ़ी ज़्यादा अप स्लोप है. यू कैन सी कि मेरे पैर हवा में, सॉरी हवा में नहीं है बट लाइक काफ़ी ज़्यादा अप स्लोप है और कार अपने आप ही चढ़ रही है. दिस हैज़ गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क. थार में इतनी टॉर्क तो नहीं है बट मैंने कभी थार में ये ट्राई नहीं किया है तो मुझे नहीं पता थार ये कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है, ये आराम से कर लेती है. एंड ये मैंने 2018 में परचेज़ की थी, जनवरी 2018 एंड दिस इज़ मैनुअल. एंड एट दैट टाइम इन 2018 इसका प्राइस वाज अराउंड 22 लाख समथिंग. मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है. सो मैं आपको पहले एक वॉक अराउंड देता हूँ इस कार का एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसमें क्या स्टॉक है. और वैसे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ही इस कार में स्टॉक है बट लाइक क्या इसमें चेंजेस है और क्या चेंजेस नहीं किए गए हैं. ओके, देयर आर माइनर स्क्रैचेस ऑन दिस कार. वो थोड़ा माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था. सो ऑन द फ्रंट वैसे दिस कार डजंट लुक लाइक दिस. ये थोड़ी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन की है इस कार में जो कि मैंने नहीं किया. एक्चुअली माय फादर हैज़ डन ऑल दिस. इस कार में मैंने एक टेपिंग कराई थी क्योंकि इसके अंदर से जो ये इसका एक्चुअल ओरिजिनल कलर है वो ये ग्रेइश है, तो इसमें टेपिंग करके ये ब्लैक पूरी टेपिंग की हुई थी और ये क्रोम वाला पार्ट यहाँ पे नहीं था. तो लेकिन ये अब क्रोम वाला पार्ट लग चुका है तो थोड़ी लुक इसकी थोड़ी चेंज हो चुकी है. और ये जो इसकी हेडलाइट है ये स्टॉक है, ये चेंज नहीं होती क्योंकि ये जो पूरा एक पीस में ही आती है और इसको ये सील्ड होती है तो इसको आप खोल के चेंज नहीं करा सकते. अगर आप इसको खुलवा दोगे तो उसके बाद इसमें बल्ब आप चेंज करा दोगे तो उसमें फॉग आ जाती है या कुछ भी इशूज़ हो सकते हैं. इसके जो नीचे वाले ये प्रोजेक्टर है ये चेंज्ड है और ये प्रोजेक्टर मेरे थार के प्रोजेक्टर से अलग इसलिए क्योंकि इसमें लो हाई बीम का ऑप्शन नहीं है. ये एक बार ऑन होते हैं तो ये हाई बीम पे ही चलते हैं तो इसलिए इनको सिर्फ इनके लिए अलग मैंने इसको एक फॉग लाइट के स्विच में ही ऐड किया हुआ है ताकि जब इसको ऑन करें तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ तभी चलता है जब इसको एक बटन को ऑन करोगे. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर साइज़ तो इसमें ये ब्रिजस्टोन ड्यूलर डले हुए हैं जो है अपने 17 इंच के. एंड टायर का जो साइज़ है वो है 215/60. ये जो साइड स्टेप है ये भी इस कार में नहीं आता है. एक्चुअली इस कार में साइड स्टेप आता ही नहीं है तो ये आफ्टर मार्केट डला हुआ है और ये कोई 5th या 6th साइड स्टेप होगा जो इस कार में डला है क्योंकि इसका साइड स्टेप आप देख लो, इसका साइड स्टेप इतना नीचे है कि ये कहीं भी आराम से लग जाता है और ये इससे डैमेज हो जाता है इसको और फिर ये बार बार हमें चेंज कराना पड़ता है. पीछे ये भी आफ्टर मार्केट ही है गार्ड, रेयर गार्ड जो कंपनी से नहीं आता है. बाकी इसमें शार्क फिट एंटीना आते हैं, रूफ रेल्स आते हैं, ये स्पॉइलर आता है और रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, ये क्रोम एक्सेसरीज स्टॉक कंपनी से ही आई थी. बाकी और कुछ नहीं है इसमें, सब स्टॉक ही है. ऐसे कोई चेंजेस नहीं किए हैं आउट बाहर से जो कि थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कुछ अलग ही मॉडिफिकेशन की हो. तो थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर की बात करते हैं कि अंदर इस कार में क्या क्या है. हाँ, अंदर जाने से पहले मैं आपको इस कार की चाबी दिखा देता हूँ. इस कार की चाबी ऐसे है, पीछे नोवा लिखा होता है एंड दिस इज़ लॉक अनलॉक. और इसकी जो एक्चुअल की है वो ये इसको स्लाइड करके आप यहाँ से निकाल सकते हो. लाइक जब इसको स्लाइड करोगे तो इसकी एक्चुअल की बाहर आ जाती है. तो इन केस अगर आपकी ये की बैटरी डाउन हो गई है तो आप इस वाली की को यहाँ डाल के यहाँ से भी आप कार को अनलॉक कर सकते हो या लॉक कर सकते हो.
सो कमिंग टू द इंटीरियर, इस साइड में कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं है। आर्म रेस्ट आता है एक और बॉटल होल्डर्स। इस कार में बहुत ज़्यादा बॉटल होल्डर्स है गाइस। इस कार में स्टोरेज स्पेस इतनी ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू थार। यहाँ पे इजीली आप 3 बॉटल्स फिट कर लोगे, 1 2 3। यहाँ पे पावर विंडो के स्विच आते हैं और चारों विंडोज़ जो हैं वो ऑटो अप ऑटो डाउन हो जाती हैं। लॉक अनलॉक, मिरर, ये चाइल्ड लॉक जो इसका होता है मिरर का, ये आपके ORVM एडजस्ट करने के लिए, और ये ORVM का स्विच है जिससे आप ORVM को लाइक अंदर और बाहर जब आपको क्लोज़ करना है तो कर सकते हो। बाकी ऑन दी इनसाइड ये वुडन जो इंटीरियर है ये आपको पता है कंपनी से ही आता है डायरेक्ट। ये इसमें और जो ये सनशेड लगे हैं ये आफ्टर मार्केट लगे हैं। एंड इसकी जो ये पावर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर आता है, ये इसके AC वेंट्स हैं यहाँ पे। नीचे आपको एक पार्किंग असिस्ट ऑन ऑफ बटन, इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स है। बोनेट भी यहीं से खुलता है और आपका फ्यूल का जो लीवर है वो भी यहीं से खुलता है। एंड इसकी जो ड्राइवर सीट है वो आपकी ड्राइवर सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आती है। यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। यहाँ से आप इस बटन से आपका जो ये वाला बैक है वो फ्रंट या बैक में चली जाती है। एंड ओवरऑल हाइट इंक्रीज आपको यहाँ से कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द इंजन। यहाँ से हम इसके बोनेट को खोल सकते हो। So this is the 2.4 लीटर डीजल इंजन। इसमें आपको 143 bhp आता है और 343 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि थार में आता है 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और थार की bhp है अराउंड 116। तो ये कार उससे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अंदर मैं आपको थोड़े फीचर्स के बारे में बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा कार को ऑन कर लेता हूँ। वेट, इसका स्टीयरिंग सीधा कर लेते हैं एक तो। ओके, तो एक्सेसरी मोड में डाल देते हैं। यहाँ पे जो ये स्विचेस आते हैं ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स है, और यहाँ पे जो ये बटन आते हैं ये आपकी MID कंट्रोल करने के लिए आते हैं। ये आपका स्टीयरिंग आता है ऐसे, यहाँ पे वुडन फिनिश आती है थोड़ी, और ये इसका MID है। ये इसमें कोई भी डिजिटल नहीं है, ये सब मैनुअल है। यहाँ पे लाइक यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इस बटन से। सो यहाँ पे आपको एरर जो भी आपके अगर कोई मैल फंक्शन आ जाता है, एरर आ जाता है, वो शो होगा। यहाँ पे सेटिंग्स हैं इसकी। दिस इज़ द इको इंडिकेटर, ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी, करंट रेंज शो करेगा। दिस इज़ द कंपास, दिस इज़ द ऑडियो, जो भी म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा वो यहाँ शो हो जाता है। और बस इसमें इतना ही मोड आता है और कुछ ज़्यादा फीचर्स इसमें आते नहीं हैं। और अगर हम इसकी ऑडियो ये इंफोटेनमेंट की इसकी बात स्क्रीन की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा सेटअप आता है। यहाँ पे मेन्यू आता है, नेविगेशन। इसका नेविगेशन वैसे काफ़ी पुराना और वो है, तो आई डोंट रेकमेंड कि आप इसको यूज़ करो। इससे बेटर है कि आप अपना गूगल मैप्स यूज़ कर लो। इसमें ना ही एंड्रॉयड ऑटो आता है, ना ही एप्पल कारप्ले आता है। यहाँ पे होम से ये नेविगेशन आता है, बट आई जस्ट टोल्ड यू कि इतना कंफर्टेबल नहीं है। आपको इसको एंट्री करने में काफ़ी वियर्ड इसका वो है आउटपुट। ब्लूटूथ आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, वो तो आप बाय एंड्रॉयड और आईफोन कुछ भी कर सकते हो उससे। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है नहीं जो बात करने लायक हो। ये इसका AC वेंट का AC के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप AC का फ़ैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। रेयर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, और ये सर्कुलेशन के हैं। बाकी ये इको मोड आता है यहाँ पे, और पावर मोड। इससे आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो ESP होता है इसमें वो बंद कर सकते हो, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आती है आपके फ़ोन के लिए। यहाँ एक चार्जर आता है। यहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर की स्पेस है, या कप होल्डर आप रख सकते हो। इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे भी आपको इस स्टोरेज स्पेस आती है, और नीचे काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आता है। ये चिल्ड स्टोरेज स्पेस है। ये ग्लव बॉक्स भी आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो कार की की से, तो ये लॉकेबल है। एंड यहाँ पे आपको एक कप होल्डर आता है सेम, जो कि आपको इस साइड पे आता है। एंड सेम यहाँ पे भी आप 3 बॉटल आराम से स्टोर कर सकते हो। तो सिर्फ आगे की अगर मैं बात करूँ 3, 3, 6
7, 8, 9, आपको 9 बॉटल्स आप आराम से स्टोर कर सकते हो, सिर्फ आगे आगे ही। और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस आती है और यहाँ 2 स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ आती है। बाकी यहाँ पे भी ये मिरर आता है, लाइट्स दोनों तरफ लाइट्स आती हैं, ग्रैब हैंडल भी आता है, सॉरी ये जो थार में नहीं आता है। और ये जो लाइट्स है ये स्टॉक कंपनी से ही आती है। तो अब हम इसकी रेयर सीट पे, इनोवा इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स कंफर्टेबलनेस एंड द रेयर सीट्स जो ये ऑफ़र करती है। तो इस कार में कैप्टन सीट्स आती हैं। रुको मैं इसको थोड़ा पहले रिक्लाइन कर लेता हूँ और थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो इस कार में कैप्टन सीट्स आती हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल में कैप्टन सीट्स आती थी, आई डोंट थिंक इसमें 3 वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो ये अगली वाली सीट मेरी सीट के हिसाब से एडजस्टेबल है और मैं 5'8" हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, हेड रूम तो है ही, काफ़ी ज़्यादा हेड रूम है अभी भी। एंड यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर की स्पेस, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ की बात करो तो इस सीट में भी आप आराम से 3 बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे 3 बॉटल्स आराम से आ जाएंगी। एंड अगर आप वैसे ये वाली सीट्स में बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि आप इस सीट को इस यहाँ से बैठे बैठे इसको आगे आप आगे पीछे कर सकते हो। जिस पुल एंड पुश का है, पीछे भी 2 किड्स के लिए है या फिर 2 एडल्ट्स के लिए काफ़ी जगह है। और वहाँ पीछे भी बॉटल होल्डर्स की स्पेस है, वहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। एंड लेट्स जस्ट गो बैक एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दी बूट स्पेस, कि इस कार में कितनी बूट स्पेस ऑफर होती है। सो बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए इसमें यहाँ पे एक बटन दिया होता है, यहाँ पे, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाता है। थोड़ा आप ऊपर करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। काफ़ी बूट स्पेस है गाइस इसमें, ये देखो, ये सीट्स रिक्लाइन करने के बाद काफ़ी बूट स्पेस है। और अगर आप इन सीट्स को नहीं यूज़ कर रहे हो तो टम्बल डाउन हो जाती हैं ये, इनको आप यहाँ से पुल करो, ये टम्बल डाउन हो गई। एंड इसके मैकेनिज़्म से आप इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो, इसको यहाँ लगा के। तो आप इसको यहाँ लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस का एरिया आपको मिलता है। ये कार का इन्फ्लेटर है, टायर इन्फ्लेटर, इसको नीचे कर देते हैं वापस। एंड इसमें ये हाइड्रोलिक्स आते हैं इसको उठाने के लिए। वैसे बूट जो इसका ये है वो इतना हैवी नहीं है, बट स्टिल। और यहाँ से इसको आप क्लोज़ कर सकते हो। सो मेरा थार का लेने का पर्पज़ इसीलिए था क्योंकि ये कार जो है ये प्रॉपर फैमिली कार है। अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं कि आप इस कार को ले जाओ, क्योंकि इसकी एक तो माइलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, 9-10 के आसपास आती है हिमाचल में। हाईवेज़ पे भी क्योंकि बड़ा इंजन है, 2.4 लीटर इंजन है, तो इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं आती। हाईवे पे आ भी जाएगी, लेकिन अगर आप 5 लोग कहीं जा रहे हो और आपके पास काफ़ी लगेज है तो फिर तब फ़ायदा है कि आप इस कार को कहीं ले जाओ। या फिर अगर आप कहीं लॉन्ग जर्नी करने जा रहे हो, बहुत ही लंबी जर्नी है आपकी, लाइक 800-1000 किलोमीटर प्लस, तब आपका फ़ायदा है कि आप इस कार को कहीं ले जाओ। बट अगर आप नॉर्मल रेगुलरली छोटे मोटे कामों के लिए कहीं जा रहे हो और ऐसे रास्ते हैं जैसे कि आप देख रहे हो ऊबड़ खाबड़ में अनमेटल रोड्स हैं, तो ज़्यादा बेटर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थार ही लेके जाऊँ। क्योंकि इस कार को वहाँ ले जाना एक्चुअली वो खुद ही में ही एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इसका फुट रेस्ट लग जाएगा या फिर इसका बम्पर लग जाता है कहीं ना कहीं। जैसे मैं आपको आगे से दिखाऊं कि इसका बम्पर ऑलरेडी बहुत बार कहीं से लग चुका है। ये देखो, यहाँ पे आगे से लग जाता है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है बम्पर, यहाँ नीचे बम्पर लगा हुआ है, ये यहाँ से भी इसका बाहर आ गया है। और पीछे से तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, बट पीछे से भी यहाँ पे लग जाती है कई बार। बट जो इनोवा का प्लस पॉइंट है, जो इसकी रिलायबिलिटी है वो, एंड अगर आप देखो ओवरऑल की 1,14,000 काफ़ी ज़्यादा होता है एक इंजन के लिए, बट इनोवा के लिए, लाइक टोयोटा इंजन के लिए 1 लाख इज़ नथिंग। एंड 1 लाख किलोमीटर्स के बाद भी ना ये कार ऐसे चलती है बिल्कुल जैसे कि अभी सिर्फ 10-15 हज़ार किलोमीटर चली हो। सेम एक्सपीरियंस इसको वैसे का आता है जैसे इसको जब नई शोरूम से चला के आया था, वैसा ही एक्सपीरियंस आता है। जब इसकी सर्विस होके आती है तब तो ऐसा लगता है कि ये ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। इंजन में कोई इशू नहीं है, इंजन अनटच्ड है इस कार का 1,14,000 के बाद। हाँ, इसका क्लच रिप्लेस हुआ एक बार, क्योंकि क्लच वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है हिमाचल में, जैसे आपको पता होगा। ऐसी स्लोप्स में आपको बार बार क्लच वो बैलेंस करना पड़ता है एक्सीलेटर के साथ आप स्लोप पे, तो उसकी वजह से इसका क्लच में थोड़ा इशू आ गया था, तो फिर वो रिप्लेस किया हुआ है। बाकी इस कार में ऐसी कोई इशू नहीं है जो मतलब
मेजर इशू आया हो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी। इस कार का एक मेजर ड्रॉबैक जो मैं आपसे डिस्कस करूं वो है कि बीइंग अ टोयोटा इसकी पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जो एक मेजर इशू इस कार में है वो ये है कि इसमें जो फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है ना, वो सिर्फ फ्रंट जो ब्रेक्स है वो सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है और रेयर में डिस्क ब्रेक्स नहीं है। तो इवेंचुअली होता है कि जब आप इसको थोड़ा ओवर स्पीड करते हो या ज़्यादा आप इसको चलाते हो, जैसे हिमाचल में तो आपको कॉन्स्टेंटली ब्रेक करना पड़ता है हर मोड पे, प्लेन्स में इतना नहीं होती ब्रेकिंग। तो इसकी जो सर्विसिंग आती है वो काफ़ी एक्सपेंस ऑन दी हायर साइड आती है। जैसे लेट मी टॉक अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज़ आवर ओडोमीटर रीडिंग ऑफ माइलेज इन 86,000 किलोमीटर्स पे। इसमें 21,000 का सर्विसिंग कॉस्ट आई है, जिसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट डिस्क चेंज हुई है, फ्रंट डिस्क का कॉम्बो डला है, फ्रंट डिस्क ब्रेक पैड, ब्रेक फ्लूइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों का ही बिल 20,000 है। ये सिर्फ डिस्क पैड का बिल है, सर्विस का बिल नहीं है। एंड 86 पे चेंज हुआ था ये। उसके बाद हमने 92,000 पे जो इसकी 90,000 किलोमीटर ये रहा इसका ओडोमीटर रीडिंग 92,000। सो 92,000 पे इसकी हमने जो सर्विस होती है रेगुलर आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स की, उसका बिल आप देख लो 22,000 रुपीज़ आया। और अभी रिसेंटली इसका क्लच वेयर हो गया था पूरा 1,12,000 के आसपास। तो ये इसकी माइलेज इन रीडिंग है 1,12,348 पे। इस पे आप देख सकते हो कि इसकी 1,10,000 की सर्विस इंस्पेक्शन हुई है, क्लच असेंबली डली है पूरी, फ्रंट डिस्क जो है उसकी ग्राइंडिंग हुई थी क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा घिस गई थी, फ्रंट के ब्रेक पैड डले हैं और बाकी थोड़ा वही विंड वॉशर फ्लूइड ग्रीस एट्सेट्रा एट्सेट्रा मिलाकर। तो उसका टोटल बिल अगर मैं आपको सुनाऊं, ये थोड़े बहुत और इनकी वो में चार्जेस हैं। तो जो पूरा क्लच असेंबली और डिस्क विस्क पैड वैड और का सारा बिल मिला के आप देख लो 51,557 है। तो आप ये समझ लो कि हर 10,000 किलोमीटर आप जितना इस गाड़ी को चलाओगे आपको 20,000 रुपये का खर्चा आना ही आना है। और जिस हिसाब से ये गाड़ी चल चुकी है तो आप सोच लो कि अगर ये 1 लाख चल चुकी है तो इसकी सर्विसिंग पे कितना खर्चा आया होगा। रीज़न बीइंग कि टोयोटा के जो पार्ट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और कंसिडरिंग कि आजकल फ्यूल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, डीजल तो फिर भी सस्ता है, चलो पेट्रोल वालों का तो क्या अलग ही सिर दर्द है उनको भी। तो अगर आप वैसे रिलायबिलिटी टोयोटा की है ऑब्वियसली, अगर आप पार्ट्स कंपनी से डलवा रहे हो तो आपको रिलायबिलिटी तो मिलेगी। जैसे 1,12,000 पे इसका क्लच चेंज हुआ है, वो भी क्योंकि हिमाचल में चलती है कार। अगर इनसे नॉर्मल कहीं भी चलाते हैं तो उसका इतना वेयर एंड टेयर नहीं होता। प्लेन्स में तो कोई वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता ही नहीं कार का। टायर का जो गाड़ी का टायर्स है उसका भी हिमाचल में ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, बट प्लेन्स में इतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होता कार का। और ये हाईवे पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे जाती है। आई मीन इसकी जो स्टेबिलिटी है हाईवे पे वो बहुत ज़्यादा थार के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा ही है। सो वी जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्राइव और मैं अपने दूसरे कैमरा में शिफ्ट करता हूँ। सो आई होप यू विल एंजॉय यू एंजॉयड द रिव्यू। एंड मैं आपको एक बैग का फीचर इसका बताना भूल गया कि इस कार में ट्रे टेबल्स भी आते हैं जो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसको ऐसे पुल करके ट्रे टेबल्स आते हैं, आप यहाँ पे अपना लैपटॉप फ़ोन वगैरह या कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। बट इसकी मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी 10 kgs है। आई बिलीव ये 10 kgs हैंडल कर भी पाएगा, बट स्टिल। और लैपटॉप तो वैसे इसमें फिट आने भी नहीं वाला, या आईपैड, या आपका आईपैड फिट आ सकता है, या फिर अगर आपके पास कोई फ़ोन का स्टैंड है उसको यहाँ लगा के आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे कप होल्डर आता है और इसको प्रेस करके आप इसको नीचे टम्बल कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट सिट इनसाइड इन। थोड़ा ड्राइव इम्प्रेशन आपको बताता हूँ इनिशियली कि क्या है। वैसे तो काफ़ी चला चुका मैं इस कार को, बट अगर एक नए बंदे को इस कार का एक्सपीरियंस बताना तो मैं उस भाषा में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस कार को लेने के बाद या उसमें बैठने के बाद। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। स्टार्ट करते टाइम इसका ये गियर नाउ वाइब्रेट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, लेट मी टर्न इट ऑफ एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट इट नाउ। ये हर टोयोटा में होता है, जिनके पास है उनको पता है।
हाँ, और ये लाइट्स जो है ये कार्डी की लाइट्स आती है, इसको आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। रेड मेरे को थोड़ा एलिगेंट लगता है तो मैं थोड़ा रेड पे ही इसको रखता हूँ। एंड एज़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम यहाँ पे हमने अपनी थार को मोड़ने की कोशिश की थी। वैसे आई डाउट कि नोवा तो यहाँ मोड़ नहीं पाएगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी है, बट स्टिल और इसमें हिल होल्ड कंट्रोल भी आता है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है ब्रेक्स में। सॉरी, जब आप डाउन हिल पे हो और अगर आपको रिवर्स करना हो तो आप ब्रेक को एक बार पंप करोगे तो वो आपकी ब्रेक्स को वहीं होल्ड कर लेती है कार, तो आप आराम से पीछे रिवर्स कर सकते हो। या फिर अगर आप अप स्लोप पे हो और आपको एकदम सडन ब्रेक करनी पड़े, आपके पीछे भी कार है, तो आप ब्रेक को एक बार हार्डली पंप करोगे तो वो हिल होल्ड फीचर आ जाता है, वो आपकी कार को वहीं होल्ड कर लेता है। इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है। अगर मैं थार में, जैसे जिस दिन मैं यहाँ से थार में था तो पूरी कार ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है। वैसे तो ये भी लैडर ऑन फ्रेम है, वाइब्रेशन तो नहीं है इस कार में, बट पूरी कार मतलब थोड़ी आपको फील होता है। ऑफ रोड के लायक है नहीं ये कार वैसे, बट मैं इस कार में काजा से मनाली से काजा गया हूँ 140 किलोमीटर्स, पूरा अनमेटल रोड। 5 लोग हम गए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हम इस कार में इजीली सब कुछ कवर हो गया था। वो भी एंड अक्टूबर की बात है, एंड अक्टूबर में गया था मैं। अरे भाई, यहाँ इतनी जगह है तो है यार। हाँ, तो मैं एंड अक्टूबर में गया था। हाँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो तो नहीं थी उस टाइम पे, बट रोड्स की कंडीशन काफ़ी वियर्ड थी, काफ़ी ख़राब रोड से, बट इनोवा हैंडल देम लाइक अ किंग। फुल टैंक में ये ऑलमोस्ट 520, 530 के आसपास की ही देती है। और इसकी माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 910 आती है। MID पे तो 11.3 शो हो रहा है, बट आई डाउट कि 11.3 इसमें आती भी है। रीज़न भी कि इंजन काफ़ी हैवी है और काफ़ी पंची है इसका इंजन, तो जब आप इसमें बैठोगे ना तो आपको ऐसा, मुझे तो पर्सनली ऐसा फील आता नहीं कि मैं इसको प्यार से चलाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको और भगाते जाऊँ बस। कंफर्टेबल बहुत है गाइस ये कार। आई डाउट इसका कंफर्टेबल जितनी है उतनी कोई और है कार तो इंडियन मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि जितना कंफर्ट इस कार में ऑफ़र होता है। हाँ, कार्निवल में होता है, किया कार्निवल भी कंफर्टेबल होगी, बट उसका प्राइस पॉइंट भी आप लोगों को पता है कितना है। ये कार एक्चुअली दोनों पर पीपल की, लाइक फॉर बोथ इट इज़ कंफर्टेबल एज द ड्राइवर एज वेल एज द पैसेंजर। को पैसेंजर भी कंफर्टेबल है। जो 4 लोग इधर बैठने वाले हैं, दोनों आगे और पीछे, जो कैप्टन सीट्स इंक्लूड करके, उन सब के लिए तो ये कंफर्टेबल है ही। रेड सीट्स पे अगर कोई एडल्ट बैठा है उसके लिए थोड़ा इशू है, बट अगर सिर्फ किड्स बैठे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसका जो AC वेंट्स हैं वो रेयर वाले जो हैं वो यहाँ ऊपर हैं, तो जो ओवरऑल कूलिंग है कार की वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, क्योंकि उनका जो AC वेंट्स होते हैं वो आधे या तो नीचे होते हैं, कुछ कार्स के पिलर्स पे होते हैं साइड में, डोर के पिलर्स पे, तो इतनी बढ़िया कूलिंग नहीं होती, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कूलिंग है। Steering is a little bit on the heavier side as compared to Thar.
थार का स्टीयरिंग काफ़ी लाइट फील होता है, बट वो ही है कि थार का स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा अनरिस्पॉन्सिवनेस है उसमें थोड़ी। जैसे इसको अगर मैं राइट लेफ़्ट करूँ तो कार एक्चुअली राइट लेफ़्ट थोड़ा मूव करती है। थार में ना थोड़ा अगर आप ऐसे ऐसे भी राइट लेफ़्ट करो तो कोई फीडबैक नहीं आती आपको कार में। एक और इशू जो मेरे को फ़ील होता है ना इस कार में, वो ये है कि इसका टायर जो इसका साइज़ है ना वो काफ़ी छोटा है। 15 इंचेस के टायर हैं इसमें। तो मैं जब काजा गया था तो मेरा जो टायर था, वैसे ऑब्वियसली मेरी गलती है कि मैं हाईवे टेरेन टायर लेके काजा चला गया था, और उसमें एक स्टोन था वो डायरेक्टली टायर के बीच में पियर्स हो गया था और पूरा टायर वहीं पे ब्लास्ट हो गया था, फट गया था पूरा टायर। तो और ऐसा मेरे साथ एक और बार हो चुका है। मैं हाईवे पे ही साइड पे थोड़ा सा पत्थर कहीं पड़ा था और मैं हाईवे पे उसके ऊपर से लाइक अननोइंगली उसके ऊपर से मैं जब क्रॉस हुआ तो मेरा टायर में साइड में कट लग गया था, जिसकी वजह से पूरा टायर ख़राब हो गया था। तो टायर्स में थोड़ा सा इशू है इस कार में कि अगर मतलब अगर आप किसी अनमेटल रोड पे चला रहे हो ना इस कार को, तो थोड़ा ध्यान से ही चलाना, क्योंकि जो इसके हाईवे एचटी टायर्स जो इसमें आते हैं वो उनकी साइड वॉल काफ़ी पतली और काफ़ी वीक है। अगर वहाँ पे कट लग गया तो फिर ख़त्म हो जाएगा आपका टायर। इस कार का एक फ़ीचर और ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, वो है कि बाहर ये टेम्परेचर शो कर देता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है। थार में वो ऐसा कोई फीचर नहीं आता, आपको कोई टेम्परेचर शो नहीं करता वो। जैसे अभी आउटसाइड इट्स 18 डिग्रीज़, इट फील्स गुड टू नो दैट आई एम कोजी इनसाइड एंड आउटसाइड इट्स 18 डिग्रीज़। एंड अनदर थिंग दैट आई फील कि इस कार को जब आप ड्राइव करते हो ना, तो आप अभी तो जैसे ये सिंगल रोड है, अगर थोड़ा चौड़ा भी रोड हो, एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग ना आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ ये कार अंडर पावर है, या फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब जब यू नो द पीपल हु ड्राइव कार्स दे नो कि व्हेन यू आर इन अ कार एंड यू आर ड्राइविंग इट, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि ये क्या आप ओवरटेक कर लोगे इस कार से उसको कि नहीं इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। इस कार में बैठ के आपको लगता है कि हाँ दैट कि आप कर लोगे आराम से, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पावर जो इसकी सेकेंड और थर्ड गियर में है ना, ये ईजिली पुल कर लेती है। और अगर आप पावर मोड लगा दो तब तो ये और ईजिली आराम से पुल कर लेती है। लैडर ऑन फ्रेम होने की वजह से ना ये छोटे मोटे पॉट होल्स के ऊपर से ये काफ़ी वियर्ड नॉइज़ आता है कार में। कुछ भी सामान पीछे पड़ा हो उसके भी वजह से नॉइज़ आता ही आता है।
इस कार को जब आप चलाओगे ना तो दिस कार लिटरली आस्क्स यू टू पुश इट मोर। आई मीन कुछ कार्स होती है जिनको आपको मन नहीं करता कि हाँ मैं इसको पुश करूँ, बट लाइक व्हेन यू आर इन एन इनोवा ना, दिस आई डोंट नो अबाउट दी ऑटोमेटिक तो ज़्यादा पावरफुल होगी, वैसे वो 2.8 है, ये 2.4 है, बट व्हेन यू आर सिटिंग इन इट एंड यू आर पुशिंग इट, यू फील लाइक कि मैं थोड़ा और पुश करता हूँ एंड द फील इज़ इनसेन। इट पुशेस यू बैक ऑन योर सीट। We're just going to go on a section of the highway जहाँ पे थोड़ा खुला एरिया हो, and I'll just do a quick launch 0 to 100. 0 to 100 तो मुश्किल ही है क्योंकि इतनी स्पेस है नहीं, but still it will give you a rough idea कि यह कार कितनी capable है, कितना पुल कर लेती है। So there's an upslope up front, but let's just stop it here, and I'm gonna put it in power mode, first gear. Traction control is turned off, and 1 2 3. Reached 100 and फोर्थ गियर ही लगाना पड़ा, फिफ्थ लगाना नहीं पड़ा। बट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके जो व्हील्स पे ना आपने नोटिस किया होगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मड थी। So I'm gonna take a U-turn here only. ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करने के लिए आपको ये बटन वापस प्रेस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। TRC has been turned off, so now it is on. Now I'm just gonna do it on a down slope. पीछे एक थार आ रही है, उसको जाने देता हूँ। So you just do it like this. I'm stand still.
100 डन। सी इट्स वेरी क्विक। पावर मोड में तो ये कार बहुत क्विक है, बहुत ज़्यादा क्विक। नॉर्मल मोड में भी काफ़ी पावर है इस कार में, बट मैं लाइक ये कार 1,14,000 1,13,000 जितना। हाँ, तो मैं कह रहा था ये मुश्किल से ये कार 1,14,000 के आसपास चली हुई है, जिसमें से मुझे लगता है मैंने 500 किलोमीटर भी इसको पावर मोड में नहीं चलाया होगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये कार नॉर्मल मोड में इतनी ज़्यादा पावर डिलीवर करती है कि आपको लाइक पावर मोड में लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। I think that's a petrol automatic Thar. No, or maybe it's a diesel Thar because it is pulling like crazy. Now look at this bullshit. Why do you have to stop in the middle of the road, in the middle of a curve, and then give this HRTC guy is at fault here. बीच सड़क में आप, बीच मोड़ पे आप लोगों को उतार रहे हो, या फिर आप मोड़ के बाद उतारो लोगों को। So I've just got a call from my mom to come back home, so that's why I'm in a little bit of a hurry, but कोई बात नहीं। And for people who think that I'm driving a little too fast, obviously हाँ ठीक है, थोड़ा I'm driving a little bit too fast, but I know these road at the back of my hand. मैं इन रोड पे कम से कम 1000 बार गाड़ी चला चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ ब्रेक मारनी है कहाँ नहीं। तो obviously I wouldn't drive on unfamiliar roads at these crazy speeds. The Thar guy is following me like a crazy idiot. But I know these roads at the back of my hand.
So I hope you guys enjoy this video, and we'll come back stronger with another video, with another ownership review, hopefully of someone else's car, or we're just going to put another POV videos. Please stick to your lane when you can see that there is an oncoming traffic. Okay guys, see you in the next video.